નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આજે આપણા ગુરુવારી સાપ્તાહિક મિટિંગના બધાને સ્વાગત છે. આવતીકાલે 8 માર્ચ એટલે ઇન્ટરનેશનલ વુમેન ડે, એને પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે ભેગા થયા છે અને આજે આખા દુનિયામાં 8 માર્ચને આગા પાછા 6થી બધા શરૂ થઈ ગયા છે. ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ જે કહેવાય, મહિલાઓનું જે ઇમાન્સિપેશન માટે જે સ્ટ્રગલ જે આખા દેશમાં દુનિયામાં કરી રહ્યા છે એને એક પ્રકારના શપથ લેવું, ઉજવણી કરવું અને એ રીતે બધા ચાલી રહ્યું છે. આજે આપણે ગુરુવાર આપણે MSDYના ફાયદા લઈને, સુযোગ લઈને આપણે કેટલા અગ્રણી મહિલાઓ જે છે આપણે એમને આજે અહીંયા હાજર છે, એ લોકોને આપણે સ્વાગત એમને કરી રહ્યા છું. તો એટલે એ દિવસે વૈભાવિક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરું છું કેમ કે આપણે લાઈવ છે એટલે એમાં હિન્દીમાં ઘણા લોકો આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, જોता હોઈએ છીએ. ये ऐसी दिन है, ये बहन बोलने के लिए तकलीफ होता है. मैं ट्रेन में भी आ रहा था तो रोज का शायद मैं देखता हूँ, शायद बिल्डिंग में महिलाएं काम करती हैं, रेलवे ट्रैक पर महिलाएं काम करती हैं, जहाँ भी देखो महिलाएं काम करती हैं. महिलाओं तो काम सब जगह में करती हैं. सूरत में तो देखा ठेला गाड़ी भी ठेलते भी हैं, अहमदाबाद में आया तो अभी ठेला गाड़ी ठेलते भी हैं. और रेलवे ट्रैक का जो बात है, मुझे खास मुझे जो लगा कि शायद 15-16 साल की लड़की होगी, पतली सी लड़की, ट्रैक में सब लोग काम कर रहे हैं, किसका पैर में चप्पल है, चप्पल नहीं है, और कोई हाथ में वो जो है क्या बोलते हैं इसको, जो कपची जो वगैरह निकाल रहे हैं, और कुछ आयरन वाले हैं निकालते हैं, और कुछ बाकी लोग ट्रैक में सब काम ही कर रहे हैं. दूर में देखा कुछ बिल्डिंग में चढ़ना उतरना, और बाद में एक टिपिकल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो काम करते हैं, अपनी ड्रेस एक होती है, वो ड्रेस से पहचाने जाते हैं कि वर्किंग वुमन है. लेकिन वर्किंग वुमन का उसका रिकॉग्निशन हमारा यहाँ नहीं है. इंटरनेशनल वुमेन डे तो शुरू हुआ था इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे, बाद में ये इंटरनेशनल वुमेन डे हो गया, और हमारे मीडिया वालों ने इसको फैशन डे, खाने पीने का डे, और कुछ डे जैसा ये इस तरह का डे बना दिया. कोई हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंट जो होता है वो इसको इस तरह से, जैसा वो वैलेंटाइन डे जैसे भी है ऐसे बना दिया, जैसे वैलेंटाइन डे का कोई हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस कुछ है और कुछ बना दिया. तो ऐसे ही उनका प्रकार का रहता है. लेकिन मैं उसमें आज डीप में बात में आज मैं जाऊंगा नहीं. मुझे खाली एक प्रकार का, मेरे चेहरे से तो मैं पुरुष ही हूँ. तिलन सैन ने बताया कि ये तो महिलाएं का दिन है, महिलाएं ही बोलना चाहिए. मैं बोला चेहरे से पुरुष हूँ, लेकिन अंदर में तो आदमी हूँ, मैं ह्यूमन बींग हूँ मैं. ये जैसा हिस्ट्री, हमारे 11 पाठक जब थे वो कहते थे हिस्ट्री जो है हिज स्टोरी, हमको कहते हिस्ट्री हिज स्टोरी. हर स्टोरी तो हम नहीं कहते. तो सब चीज़ें हिज से शुरू होती है. भगवान ही है, भगवान हिम हर नहीं है. तो ये सारे चीज़ को जो पैट्रियर्की जो कहते हैं हम लोग, पैट्रियर्की के साथ में एक फ्यूडल फैक्टर जुड़ा हुआ है. जब ह्यूमन से जो इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आई, ह्यूमन्स का पोजीशन इसमें आया, मनुष्य का आया, ना मैन ना वुमन, और वुमेन इमांसिपेशन की बात वहाँ पहली बार आया. और हम लोग जो हैं पुरुष जात के जो लोग हैं, जो बंदी बनाए सालों से, अभी भी बंदी बना के रखे हैं, तो वो जो बंदी बना के जो रखे हैं, उनकी महिला की मुक्ति आंदोलन में हमारी योगदान होना चाहिए. क्योंकि बंदी बनाने के बाद जो चाबी जो लगाते हैं, चाबी का तो काठी हमारे पास होता है जैसे जेलर का होता है, तो चाबी तक खुलना हमारा काम है. तो चाबी खुलने के जो हमारा काम है, खुलने के बाद भी महिला आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो जेल से आदत पड़ चुकी है. ये बहुत बड़ी लंबी सांस्कृतिक लड़ाई भी है, सामाजिक लड़ाई भी है. आर्थिक लड़ाई तो ठीक है, आर्थिक होने के बाद भी सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हम इक्वालिटी हासिल भी नहीं कर पाते हैं. अभी मैं सूरत में देखा, सब वो राम जो अभी आप देखते होंगे, सब जो कलर का जो है सैफरन कलर, अभी घर घर में उसी की सिलाई हो रही है, महिलाएं सिलाई कर रही है. आप 100 सिलाई करें तो 13 पैसा मिलेगा, सॉरी पर पीस 13 पैसा, और 100 करेंगे जो मिलेगा 1000. तो महिलाएं कमाने के लिए पूरा लगे हुए हैं.
तो पूरा घर घर में, पूरा सूरत में जहाँ भी जाएंगे कुछ कुछ जगह में साड़ी में वो बूटी लगाते हैं और वे इसी में पड़े हुए हैं। तो महिलाओं को फुर्सत तो है नहीं, घर में हो, घर के काम काज करने के, डोमेस्टिक काम करने के बाद हो, बच्चों को देखभाल करने के बाद हो, पति को देखभाल करने, बाकी जो होता है, लेकिन कोई फुर्सत नहीं। उस एक्स्ट्रा कमानी तो भी जोड़ना पड़ता है जीवन में उनको ये करने के लिए। आज के दिन में मुझे लगा हम क्या करें, इस सब चीज़ों को लेकर क्या करें, कैसे इस चीज़ों से महिला को हम मुक्ति दिलाएं। महिला को बस टाइम ही नहीं है, तो वो सोचते हैं हर मिनट एक पल भी है, मैं पैसा कमाती हूँ, मैं अपनी हस्बैंड को मदद भी करता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा अंदर में जो जिस प्रकार का एटीट्यूड हमारे अंदर इतने करने के बाद भी जो होता है, एटीट्यूड बदलता नहीं है। यहाँ नेहा बहन है, वो पढ़ाती हैं बच्चों को, और ये नाटक में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो सब पूरा जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी बड़े एक, उनको उससे वो सच्चाई नहीं चाहेगी, पिताजी भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, घनश्याम भाई, उनकी उसी परिवार से। माँ भी, वो भी कम नहीं है। उनका तो मुझे अभी भी याद है कि रेसिडेंशियल पैटर्न ऑफ द हाउसेस की जो थीसिस उनका जो अभी मुझे याद है, हाउ इट डिटरमाइंस एक सोसाइटी की पिक्चर कैसी होती है। रूपाबेन जो है, रूपाबेन मोदी, आप जानते होंगे कि हमारे गुलमोहर सोसाइटी जो बहुत बड़ा हादसा 2002 में हो गया गुजरात में, एहसान जाफरी वाली घटना सुने होंगे आप, तो कहानी में नहीं है, सच में है। वो उनकी बच्चा खो गया 2002 उसी समय पर। आज ही बच्चा नहीं मिल रहा है, कितने साल हो गए, शी इज नॉट, कहाँ है पता नहीं। तो एक भला आदमी, हम कह सकते हैं एक साहसी आदमी गुजरात में, वो गुजराती है लेकिन हमें रहते हैं अमेरिका में, लेकिन गुजरात के बारे में पता ज़्यादा नहीं है उनको। उन्होंने साहस करके फिल्म बना भी लिया उन्होंने, वो है परजानिया। लेकिन बाद में तो 1-2 दिन यहाँ देखे लोगों ने, हम लोग चुरा के सीडी में देख लिए, लेकिन वो फिल्म यहाँ गुजरात में बैन है, गुजरात में बैन है। जबकि सब बाकी जो बैन कलाकार तो माने कि जाके जो प्री वेडिंग सेरेमनी में सब जाके जुट जाते हैं, लेकिन ये जो वेरी सिग्निफिकेंट जो फिल्म था वो बैन है। आज वो भी हमारे बीच में है। और भी कुछ हमारे जो महिलाएं जो झंडा उठाती हैं, जो झंडा उठाने के कारण महिला के अधिकार खुद भी बचा टचा भी है। इसी एक सेफ्रोनाइजेशन की ज़माने में राइटिस्ट टर्नओवर जहाँ है, बचा टचा जहाँ है, जिनको उनको मैं तो सलाम, सारा दुनिया के महिला को मैं सलाम करता हूँ, सब सलाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसी समय में मुझे लगता है कि नेहा बहन आप कुछ बोलिए, फिर बाद में हम बाद में सुनते रहेंगे। आपसे सुनने के लिए यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप बोलिए प्लीज। बाद में रूपा बहन बोलेंगी। थैंक यू द्वारिकानाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इलाबरेट परिचय दिया आपने। तो मुझे मीनाक्षी बहन ने बताया था जब फ़ोन पे बात हुई कि मुझे मेरे जो भी मेरे अनुभव है उसके आधार पे मुझे आज महिला दिन निमित्त बात करनी है। तो ऐसे ही थोड़ी सी बातें, शायद 10-15 मिनट की बातें मैं करूंगी कि जो मैं एक महिला होने के नाते जो मेरे जीवन में मैंने अनुभवी, और जो एक शिक्षक होने के नाते जो मैं अनुभव रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो शायद मैं थोड़ा थोड़ा गुजराती और अंग्रेजी पे कभी आ जाऊं तो आप समझ लेना। तो चलिए, आपने अनुमोदन दे दिया मेरी हिंदी को। तो जैसे द्वारिकानाथ जी ने मेरे परिचय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे परिचय के बारे में कही, जो मेरे पेरेंट्स के लिए थी कि मेरे दोनों पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं। तो मैं वो एक गिने चुने शब्द मैं यूज करूंगी, वो गिने चुने भारतीयों में से हूं जो सेकंड जनरेशन के फेमिनिस्ट हैं। तो मैं अपने आप को सेकंड जनरेशन फेमिनिस्ट मानती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, मतलब इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि मैं उनको इवॉल्व होते हुए मैंने देखा है। तो फेमिनिस्ट
की तरह से इवॉल्व हुए हैं और एक भागीदारी से, पार्टनरशिप से कैसे घर को चलाया जाए, कैसे हम दो बहनें थी, हमको उन दोनों ने मिलके बड़ा किया, और जिसमें जितनी मेरी माताजी का योगदान था उतने ही मेरे पिताजी का योगदान था। तो ये इक्वालिटी मैंने तो बचपन से वही देखा था। तो कभी मतलब ये इनइक्वल हो सकता है वो तो अड़ोस पड़ोस में देखते थे, तब पता चलता था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, इतना स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, इतना सम्मान नहीं भी मिल सकता है। ये चीज़ें हमारे लिए कानाफूसी की चीज़ें होती थी। ऐसे एक मैं बहुत ही आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी, और मैं उससे भी कम ऐसे लकी लोगों में से हूं कि मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि जहां पे यही वैल्यूज को मतलब सराहा जाता था। हालांकि वहां जितना मेरे पेरेंट्स के घर पे जितना थियोरेटिकली फेमिनिज्म की चर्चा होती थी, इक्वालिटी की चर्चा होती थी, इतनी मेरे ससुराल में कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो पूरे आर्टिस्ट फैमिली है। लेकिन जिस वैल्यूज से ये फैमिली रहती थी, एक दूसरे को सम्मान करती थी, एक दूसरे के काम को आदर करती थी, वो मतलब वो कहते हैं ना कि वैल्यूज पर्सोनिफाइड वाली बात थी। तो कभी भी ये सवाल नहीं आया कि क्यों मुझे काम करना चाहिए, मतलब इट वाज एक्सेप्टेड कि हाँ वो तुम। रादर जब मैं पहली बार घर में आई, मेरे इन लॉ से मिली, तो यही सवाल किया गया कि अच्छा तुम क्या करना चाहती हो। तो जो हमारी परंपरा में बहुत मतलब अनयूजुअल है, जो हम अब पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लगता है कि ये सवाल कभी स्त्रियों को पूछा नहीं जाता। रादर मैं वो लकी लोगों में से हूं कि मुझे ये सवाल पूछा गया कि तुम क्या करना चाहती हो। और मेरे फादर इन लॉ ने बड़ी लंबी चर्चा की थी। मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे भी रेगुलर आते थे, एमएसडी की मीटिंग्स में आते थे, सुनते थे, बातें सुनते थे, तो वो बड़ी चर्चाएं करते थे, मेरे काम के बारे में भी चर्चा करते थे, और बहुत खुश होते थे जान के कि हम जो कर रहे थे। तो वो सब मिला के मैं बहुत एक आइडियलिस्टिक फैमिली में पली बड़ी, आइडियलिस्ट फैमिली में मेरी शादी हुई। तो मेरा उदाहरण ये हो सकता है कि ये आइडियल सोसाइटी पॉसिबल है। हालांकि इतनी आइडियलिस्ट सेटअप में मेरे होने के बावजूद, एक महिला होने के नाते ऐसा तो नहीं है कि मैं इम्यून रही, कि कहीं मैंने रेनकोट पहन लिया, मुझे कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन छुआ नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ लगा और मैंने कहाँ कहाँ देखा कि जिसकी वजह से ये मुझे लगा कि नहीं, ये संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए और ये इसको हमेशा एक सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि जो मैंने पर्सनल लेवल पे भी फेस किया और बचपन से फेस किया, तो वो था एक हैरेसमेंट वाला। उसने कभी पीछा नहीं छोड़ा। मैं सूरत में पली बड़ी, सूरत के रास्तों पे भी मुझे ये तकलीफ हुई, मुझे बड़ौदा के रास्तों पे भी ये तकलीफ हुई, मुझे अहमदाबाद के रास्तों पे भी ये तकलीफ हुई। तो मैं गुजरात के 3 बड़े शहरों में मैं रही हूँ, और तीनों शहरों में मैंने बहुत ही दर्दनाक, तकलीफ देने वाले, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले किस्से के अनुभव प्रत्यक्ष किए हैं, रास्ते पे चलते हुए भी, और किसी मतलब ऐसे किसी हमारे एक संगीत शिक्षक थे, मैं और मेरी बहन वहां संगीत सीखने जाते थे, हमारे घर के सामने अंधजन शाला थी। तो वो जो सर थे वो हमेशा मेरी बहन का हाथ पकड़ के बैठ जाते थे, और नतीजा ये हुआ कि मुझे ही लगा कि ये बहुत ही कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, और हमने हमारे पेरेंट्स से बात की और हमारा संगीत सीखना बंद हो गया। एक डॉक्टर के पास हम गए, मेरी आंखें दिखाने थी, वहां गए तो उन्होंने भी थोड़ी बदतमीजी से ही पेश आए और थोड़ा ज्यादा ही एडवांस करने की कोशिश की, और मेरी माँ मुझे वहां से लेके चली आई। तो ये किस्म के किस्से इतने मैं प्रोटेक्टेड और इतने आइडियलिस्ट फैमिली में रही हूं, फिर भी ये अनुभव बचपन से हुए। बड़ौदा में भी रास्ते चलते भी, बड़ौदा मुझे सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा 3 की बात करूं तो सबसे गंदे अनुभव मुझे बड़ौदा में हुए, क्योंकि शायद उस टाइम पे मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, काफी इंडिपेंडेंटली घूमती फिरती थी, रास्तों पे घूमती फिरती थी। सूरत में मैं बच्ची थी तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहती थी, अहमदाबाद में भी आ गई तो शादी करके आई तो हमेशा मेरे हस्बैंड साथ होते थे। बड़ौदा ऐसी जगह थी, शायद मैं इंडिपेंडेंटली घूमती थी, तो वहां मुझे बड़े कड़वे अनुभव हुए। खैर, तो ये चीजों से आप कभी बच नहीं पाते। तो ये अनुभव तो जैसे हर महिला को होता है, मैं भी नहीं बच पाई उसमें से।
दूसरे अनुभव, एकेडमिक्स में मैंने हमेशा, मतलब मेरी करियर हमेशा मैंने एकेडमिक्स में आई। 90s और आज की तारीख में बहुत फर्क है। 90s में, मिड 90s में मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन किया, और जैसे हम देखते हैं कि एकेडमिक्स में हमेशा महिलाओं का प्राधान्य रहा है। महिला पसंद करती है एकेडमिक्स, क्योंकि वहां पे जिसको कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो टर्म हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कॉमनली जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, काम भी संभल जाता है, घर भी संभल जाता है, ये दोनों चीजें आसानी से एकेडमिक्स में संभल जाती है, इसलिए हमेशा महिलाएं बहुत ज्यादा आती है। दूसरा, इसमें महिलाएं इसलिए भी ज्यादा आती है कि शायद इतने टैलेंटेड जो पुरुष होते हैं वो शायद इतने एकेडमिक्स में आना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनके वो कॉर्पोरेट जॉब्स पसंद करते हैं, क्योंकि उसके लंबे आवर्स के बाद उनको बहुत स्पीडीली प्रमोशन मिलता है, उनका प्रोग्रेशन होता है। जो चीज हमें एकेडमिक्स में एक सिंपल हर साल के एंड पे कुछ प्रोग्रेस हो, ऐसा धीरा मतलब प्रोग्रेशन है। तो महिलाएं इस मतलब अपने करियर ग्रोथ के साथ धीरे धीरे जाना पसंद करती हैं। जो पुरुष जंप करना चाहते हैं तो टाइम मैनेज कर पाते हैं। तो हमेशा 90s में जब मैं आई, मैंने जब ज्वाइन किया, तो ये एक बहुत बातें सुनने को मिलती थी कि बहुत महिलाएं हो गई हैं हमारे स्टाफ में, पुरुष अब नए रिक्रूट करो तो पुरुष को लो। हालांकि कुछ भी काम होता था, हमने कभी हम जो भी लड़कियां थी, हम सब जब मैंने यहाँ अहमदाबाद में पहली कॉलेज ज्वाइन की तो हम सब यंग लड़कियां थी, तो हमें से किसी ने कोई ना नहीं बोली, और हम सब ऐसे मूड में थे कि हाँ जो आएगा कर लेंगे वाले मूड में, और ऐसे ही पले बड़े थे। लेकिन फिर भी हमेशा सुनने को आता था कि भाई अभी नए रिक्रूट करो तो पुरुष को रिक्रूट करो। और उस टाइम पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट भी काफी हद तक पुरुषों पे जाती थी, क्योंकि यहाँ एक एक्सपेक्टेशन था, एक जिम्मेदारी वाला जो काम होता था उसमें एक पुरुष का होना कोट एंड कोट मतलब जिम्मेदार माना जाता था, कि ये तो घर पे चली जाएगी, बच्चे आ जाएंगे तो वहां चली जाएगी, वो एक बैक ऑफ द माइंड था। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मैं देखती हूं कि ये 30 साल के मेरी करियर में मैं देखती हूं वो एलिमेंट काफी हद तक कम हुआ है, एटलीस्ट एकेडमिक्स में हुआ है। बाकी के क्षेत्र में मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती, लेकिन एकेडमिक्स में ये कम हुआ है, और अभी महिलाओं को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस दी जाने लगी है, और महिलाएं बखूबी उसे निभाती है। तो ये एक 30 साल में इतना प्रोग्रेस ये क्षेत्र में मैंने अपने आप प्रत्यक्ष देखा है। अब दूसरी बात करूं मेरे शिक्षक होने के नाते, मैं शिक्षक होने के नाते मतलब हमेशा लड़कियों से मिलती हूं, और कभी भी महिला रिलेटेड कोई भी पोर्टफोलियो होता है बाय डिफॉल्ट मेरे सर पे आ जाता है, क्योंकि और कोई उसे चुना नहीं चाहता और हमें लेबल किया जाता है, तो वो भी एक रहता है कि भाई हाँ नेहा बहन संभाल लेगी, तो वो हमेशा मेरे हिस्से आता है। आज मैं जहां पढ़ाती हूं वो MBA प्रोग्राम है, तो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, राइट, प्रोफेशनल प्रोग्राम है। तो ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि यहाँ जो लड़कियां भी आएगी वो अपनी करियर के लिए थोड़ी कॉन्शियस होगी और करियर को बनाना चाहती होगी। लेकिन वास्तविकता में बहुत शेड्स देखने को मिलते हैं। एजुकेशन अभी भी लड़कियों के लिए एक चैलेंज है, जो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे हमेशा ये लगा कि जो मुझे करना है मुझे मिला, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कई लड़कियों को अभी भी पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करना पड़ता है। आज की तारीख में भी मेरे कॉलेज में बैच में 1 या 2 लड़कियां हमेशा ऐसी मुझे मिलेगी जो कहेगी कि हम फर्स्ट जनरेशन के हम लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकल के पढ़ने आए हैं। तो ये वास्तविकता अभी भी है कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए मतलब संघर्ष अपने घर पे भी करना पड़ता है। हम MBA प्रोग्राम में हैं, इसलिए हम भी इतनी अपेक्षा रखते हैं कि भाई समय को मत देखो, टाइम मत देखो, हम जो भी असाइनमेंट दे, जो भी काम दे, आपको जाना है, करना है, क्योंकि हम उनको इंडस्ट्री रेडी करते हैं, क्योंकि जॉब उनको अल्टीमेटली इंडस्ट्री में करनी होती है।
तो वहां पे भी कई लड़कियों को दिक्कतें आती हैं और इतना परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लिमिट होती है कि मुझे 6 बजे तो घर पहुंच ही जाना पड़ेगा, ये बस के बाद मुझे बस नहीं मिलेगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं जहां पे ग्रुप वर्क होता है, जहां पे बच्चों को जाके बाहर से डेटा कलेक्ट करना होता है, कोई मॉडल बनाना होता है, कोई प्रेजेंटेशन करना होता है, उसकी तैयारियां करनी होती है। हम एज ए कॉलेज तैयार होते हैं कि हम आपको क्लासरूम देंगे, हम ये देंगे, लेकिन लड़कियों को आना जाना, पेरेंट्स की परमिशन लेना, ये सारी चीजें अभी भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज काफी लड़कियों के लिए है, और वो कुछ कुछ बहाना करके ड्रॉप आउट हो जाती हैं। प्रश्न यही होता है कि उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो काम बाकी सब बच्चों ने मिलके किया, जो डेटा उन्होंने मिलके कलेक्ट किया, जो प्रेजेंटेशन बाकी सब लोगों ने मिलके बनाया, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो बाकी के बच्चों का जब लर्निंग हुआ, ये इन बच्चियों का लर्निंग नहीं हो पाया। तो ये एक स्ट्रगल है अभी भी जो हमारी लड़कियां फेस करती है। जॉब के लिए भी जब प्लेसमेंट आता है तो प्लेसमेंट के लिए भी कई बच्चियां ये बात करती हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई अभी क्यों ये जॉब ले रही हो, शादी करके तुम कहीं चली जाओगी तो वहां फिर तो क्या होगा, तुम्हारे हस्बैंड से पूछ के जॉब लेना। तो अभी भी वो जो एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए लड़कियों में कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये पूछा गया कि तुम क्या करना चाहती हो, ये सवाल अभी भी कई लड़कियों को पूछा नहीं जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो, राइट। अभी भी इफ्स एंड बट्स कि तुम्हें अपने हस्बैंड जो कहेंगे वो तुम करोगी, तो उस हिसाब से तुम अपनी करियर प्लान करना। ये सवाल भी अभी कई लड़कियों को आज की तारीख में भी मैं डेली बेस पे देखती हूँ। तीसरा जो प्रश्न मैंने मेरे बारे में बताया कि जो एक महिला होने के नाते मैंने कहीं छेड़ दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखे, वो केसेस भी बहुत ही रैम्पेंट है। लड़कियां ऐसी भी आती हैं जिन्होंने अपने बचपन में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखे हैं। लड़कियां ऐसी भी आती हैं कि प्लेसमेंट हुआ, इंटर्नशिप के लिए कहीं गए और वहां पे भी उनको हैरेसमेंट के केसेस हुए और हमें उनको तात्कालिक वापस बुला लेना पड़ा। या कई लड़कियां ऐसी होती है कि जिनको जॉब की जरूरत है तो वो बोलती भी नहीं है कि ऐसे केसेस हुए, और फिर वो मुरझाई होती है या कुछ 2-3-4 साल के बाद मिलती है, तब हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ इसके साथ हो गया। तो ये किसी भी इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ से ज़्यादातर बच्चियाँ सर्विस इंडस्ट्रीज में जाती हैं, तो किसी भी इंडस्ट्री में ये सवाल उनको बहुत ही बड़ा परेशान कर रहा है। वो आज की बहुत बड़ी वास्तविकता है। तो ये एजुकेशन, मतलब वो भी एक किस्सा होता है कि जिसकी वजह से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अभी रहने दो, छोड़ दो, अपने हस्बैंड को पूछ के करना, देखो ये कैसा अनुभव हो गया, राइट। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, तुम लड़की हो, फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो ये सारे मतलब उनके हर्डल्स उनकी एजुकेशन में, उनकी लाइफ में, उनकी करियर में हर लेवल पे आते हैं। तीसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसे एजुकेशन एक प्राइवेटाइजेशन के मोड में है, मैं भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूं, तो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा मतलब कैरेक्टर ये है कि ऑब्वियसली वो अपने छोटे से छोटे रिसोर्स को भी वो मैक्सिमम यूज करना चाहेगा, क्योंकि सरकार से ग्रांट तो मिलती नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने ही बलबूते पे उनको काम करना होता है। तो ग्रांट नहीं मिलने की वजह से छोटा सा छोटा रिसोर्स, मतलब इतना भी अगर कमरा है तो उसको कितनी मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाए, कितनी अलग अलग तरीके से यूज किया जाए जहां से हमें रिसोर्सेस मिले। तो ये हमेशा ये एक्सपांशन के मोड में सबसे पहला जो कोई लॉस होता है, हमने बहुत मेहनत करके एक गर्ल्स रूम बनवाया था जहां पे लड़कियां फ्री क्लास में बैठ सकती हैं, अगर मेंस्ट्रुएशंस की साइकिल्स में है और उनको तकलीफ हो रही है तो वहां रिलैक्स हो सकती है। जैसे एक्सपांशन होना शुरू हुआ, सबसे पहला एक आंख आई, वो मतलब ये आई कि भाई ये कमरा अभी अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, उसको अभी हम कन्वर्ट कर देते हैं क्लासरूम में। तो वो भी बन गया क्लासरूम। तो हमारे पास लड़कियों का एक मतलब एक ये भी एक हिस्सा है कि जब भी लड़कियों को पीरियड्स के दरमियान तकलीफ होती है, वो पीरियड्स के दरमियान नहीं आती है क्लास में।
कुछ पूछो, आगे जाके पूछो तो बताती है कि हम इसकी वजह से नहीं आ सकते हैं, इतने दूर से आते हैं, इतनी तकलीफ होती है इसलिए नहीं आ सकते। अल्टीमेटली उसका असर तो उनके एजुकेशन पे ही पड़ रहा है, उनकी तालीम पे ही पड़ रहा है, उनकी कैपेबिलिटीज पे ही पड़ रहा है। तो आज की ये वास्तविकता है कि हायर एजुकेशन में लड़कियां आ तो रही है, काफी प्रमाण में आ रही है, उनकी संख्या भी बढ़ी है, और ये बहुत ही हार्टनिंग बात है कि उनकी संख्या भी बढ़ी है, लेकिन तकलीफें एक या अलग किस्म की हो रही है। जिस तरह से अभी मीनाक्षी बहन पूछ रहे थे कि जैसे इकोनॉमी का असर हमें हमारी सामाजिक वास्तविकता पे दिख रहा है या नहीं, तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये वही है कि जिस तरह का हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह का हमारा इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि कॉलेज एक्सपांड हो रही है, लेकिन उसमें लड़कियों के लिए जो एक बिल्कुल बेहद मूलभूत जरूरियात की जो चीजें हैं वही हम मिस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी तालीम, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे जितना वो फोकस करना चाहती है उतना नहीं कर पाती है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि महिला दिन के निमित्त पे ये पहलू को भी तराशना बहुत जरूरी है कि एक तरफ से हमें जो दिख रहा है कि कितना प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, लेकिन उसकी बारीकियों में जाए तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल ख्यालात भी अभी हमें कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, और नए जो इकोनॉमिक मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लड़कियों पे खास बाधा डाल रही है। तो आई थिंक ये कुछ संक्षिप्त में मेरे अनुभव। थैंक यू। Looks like Indira movies might be right. हाँ, मतलब पूरी तो नहीं पढ़ी है, उसके एक्सट्रैक्ट्स पढ़े हैं इंदिरा नूई के, लेकिन बहुत जो उसमें बहुत बड़ी बात वही थी कि वो जो घर जाती थी उसकी माँ ये पहनती थी। So I think that's what it is. The Indira movie wala. You better don't worry. You do your work. We'll take care of home and your assurance. हाँ, अभी हमारे सामने जो बोलेंगे वो रूपाबेन मोदी हैं। रूपाबेन मोदी 2002 का एक बड़े सीरियस विक्टिम है। अब तो जानते हैं गुलमोहर सोसाइटी जो हमारा गुलबर्ग सोसाइटी जो गुजरात का अहमदाबाद का जो बहुत ही, अगर गुजरात तो बहुत चीज़ों में फेमस है, फेमस भी है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं बात अभी नहीं करूँगा। हमने ऑलरेडी 28 को हम लोगों ने एक साइलेंट एक धरना ये दिखाव किया था अहमदाबाद में। रूपाबेन का जो लड़का जो है 2002 राइट के दरमियान वो गुम हो गया, गायब हो गया। अभी तक भी वो ट्रेस भी इसको मिलता नहीं है। सारे गुजरात उसके बारे में जानता है, और उन दिनों तो हम तो रूपाबेन को देखे हैं। उस दिनों में जो रूपाबेन सारे प्रोग्राम में आती थी, हिम्मत पकड़ के आती थी, उनकी हिम्मत को उन्हें दाद देते मैं सलाम मैं करता हूँ। गुलबर्ग मनाप सोसाइटी के सारे लोग को सलाम करता हूँ, रूपाबेन को भी काफ़ी सलाम करता हूँ। और खास को सारे भारत के जो लोग जानते होंगे, गुजरात के लोगों ने तो फिल्म देखी नहीं है। वो राहुल धोड़किया करके NRI, गुजराती NRI जो अमेरिका में रहते हैं, उनको गुजरात के बारे में ज़्यादा पता कुछ शायद नहीं था उस ज़माने में। उन्होंने एक निर्दोषता, एक सिंपल फीलिंग से उन्होंने वो फिल्म बनाया, परजानिया। नसीरुद्दीन शाह और क्या नाम उसका लड़की के नाम था? सारिका। आप लोग जानते हैं, सारिका एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। उन्होंने हिम्मत करके फिल्म बनाया, और जब फिल्म बनने के टाइम पे शायद सरकार को ख्याल नहीं हुआ क्या बन रहा है। बनने के बाद पता चल गया, उन्होंने फिल्म को बैन कर दिया। और किसी आदमी ने, भावनगर थोड़ा प्रगतिशील रहता है गुजरात में पहले से ही, किसी फिल्म का जो मालिक है, उन्होंने हिम्मत करके फिल्म बताने की कोशिश की। उनको फिल्म हॉल को जलाने की कोशिश किया गया और फिल्म बंद हो गई। फिल्म कोई गुजरात के लोग जो हैं वो देख नहीं पाए, लेकिन हम लोग जैसे होते हैं
किसी ना किसी तरीके से सीडी अरेंज करके हमने देखे, दिखाए, और अभी भी वो चीज़ ताज़ा है। आज वही रूपाबेन हमारे सामने है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बताएं। जी, आपने जो परिचय दे दिया, हम मेरा परिचय तो यही है, एक माँ तरीके, एक जो एक बेटा खोने से जो एक परजानिया, जो उनके परजानिया का मतलब होता है कि उनके ख्यालों में रहना। आज मैं यही सोचती हूँ कि मेरा बेटा मेरे ख्यालों में, गुजरात के बहुत सारे ऐसी संस्था है जो मुझे उसी वक्त से आज तक कभी महसूस नहीं होने दिया कि 2002 के बाद आज 2024 चल रही है, 22 साल पूरे हुए। 22 साल में मेरे बेटे को मुझे भूलने नहीं दिया। और एक माँ का, एक लेडीज का बहुत सारा होता है कि एक सपोर्ट होता है, वो चाहे वो जाकिया आंटी हो, चाहे तीस्ता सेटलवाद जी हो, चाहे फादर हो, चाहे आप लोग हो, बहुत सारी संस्था, मीनाक्षी जी है, ये सब बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। यहाँ तक के जब 2002 में दंगे हुए और मेरा पूरा मुंह जल गया था और यहाँ एक पुलिस वाला ने पत्थर मारा था, मुझे टीचिस आए थे और रात को मुझे सुबह में, मुझे दोपहर में 2 बजे के 3 बजे के बीच में मुझे मारा था। मुझे 2 बजे वो टीचिस लिए डॉक्टर के पास। वो तो सब जानते हैं कि गुलबाग में क्या हुआ था, पर उस वक्त जो उसी दिन मैंने जो किया, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, मेरे 2 बच्चे थे। मैंने बच्चों को बहुत कोशिश करी बचाने की, पर बेटा नहीं बच पाया या मेरे हाथ से छूट गया। और उनका एक ही लास्ट शब्द था, क्योंकि वहाँ सब काट रहे थे, जला रहे थे, मैं देख रही थी, जाफरी साहब के साथ खड़ी थी। तो बहुत सारी औरतें भाग रही थी, ये सब मैंने देखा है, रेप हो रहे थे। मैंने मेरी बेटी का एक हाथ पकड़ के रखा था, एक असलम करके एक लड़के का, उसके पापा को बचाने के लिए हाथ कर दिया, तो उसके हाथ में तलवार लग गई। तो हम लोग जाफरी साहब के घर में जब खड़े थे, उस वक्त पेट्रोल डाल रहे थे हमारे पास, तो एक खिड़की में बंद कर रही थी। वो एक शब्द, लास्ट शब्द मेरे बेटे कह रहा, मम्मा आप हाथ मत निकालिए, आपका असलम अंकल जैसा आपका हाथ काट देंगे। वो शब्द, आज वही शब्द मुझे इतना सपोर्ट करता है कि मैं फिर से सुनने के लिए आज जिंदा हूँ। एक महिला के नाते मैं आज 20 साल से मेरे सुप्रीम तक में गई, हाई कोर्ट, निचली कोर्ट, जुबानी आपी, बहुत मैंने स्ट्रगल किया। एक सायरा बहन करके थी, सायरा बहन और मैं, हम लोग बहुत साथ में हर कोर्ट में गए, यहाँ तक के प्रोटेक्शन लेके गए, जाना पड़ा, अकेले जाना पड़ा, अकेले फ्लाइट में जाना पड़ा। जो ये सब अनुभव 2002 के बाद मुझे मिले, क्योंकि हम लोग एक मिडल फैमिली, भले पारसी थे, पर मैं और हमारे 4 जन का फैमिली था। और आज ऐसा लगता है कि 4 में से 3 एक अंग मेरा को मैं ढूंढ रही हूँ। आज जब भी 28 तारीख आती है, सब आते, सब वहाँ कैंडल करते, कुरान खानी करते, या आप जैसी संस्थाओं सपोर्ट करती है कि याद करती है कि एकता, मैं एकता में भी मानती हूँ। मैं ऐसे सब, उसी वक्त मुझे याद है कि जब 2002 के बाद जब पहला फ़ोन आया मेरे पर कि रूपाबेन, आपका बेटा का हमने पढ़ा, वो हिंदू का फ़ोन था, जो संदेश वाला ने छापा था कि उसके अंकल कमिश्नर के पास गए, उसके उनकी द्वारा मैंने भी कमिश्नर से उसी वक्त बात करी थी।
तो वो पूरा एक छापरा के पारसी परिवार का लड़का गुम हुआ है, जो गुलबाग सोसाइटी में। तो एक हिंदू परिवार का है। मैं उस वक्त दूसरे दिन आया फोन, तो उसी ने सब जगह पे माना कि हम लोग तो अंधश्रद्धा में नहीं मानती मैं, पर उन लोगों ने कहीं दिखाया कि आपकी बेटा को मैं दिखाया तो कि अजहर, अजहर नाम मतलब होता है आतस, आतस मतलब आग, आग आग को नहीं जलाता, ये हमारे में कहते हैं। तो उस वक्त तो मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा था, मुझे बॉडी नहीं देखी, मैं बहुत भागी थी उस वक्त, जहाँ वहाँ ढूंढा, मेरे घर में से ढूंढा, सब जगह पे नहीं मिला। तब एक आस जागी कि चलो किसी ने तो कोई, उस वक्त एक माँ होती है, तो माँ ने मेरे, तो उसने किया कि हमारे गुरु को दिखाया और हमने आपका बेटा जिंदा है, आप सब्र करो। फिर मैं 3 तारीख को, मैं 3 मार्च 2002 को मैं गुलबाग गई, मेरे पास फोटो नहीं थी। मुझे वहाँ से हम लोग गुलबाग से साहिबाग पुलिस स्टेशन आए, वहाँ से ले जाने वाले भी हिंदू थे, और मैं आंबावाड़ी में रही, 6 महीना आंबावाड़ी रही। और वहाँ जाके मुझे रात को 2:30-3 बजे मुझे टीचर्स लिए, जितने भी मुझे हेल्प किए हिंदू ने की। मैं कोई हिंदू, मैं परिबली भी हिंदू, एक राम जी मंदिर में मेरी मम्मी की शादी, एक हिंदू है मेरी मम्मी, उनकी शादी भी राम जी मंदिर में हुई थी। तो मेरी पहली माला भी मैं बचपन से राम जी को, आज मैं राम का बदनाम नहीं करे, पर राम नाम से मुझे दुख होता है कि जिसको मैंने बचपन से माला चढ़ाई, आज उसी ने वही नाम से आज मेरे बेटे को ये हादसा हुआ। स्ट्रगल, मैं रोजा करती हूँ, श्रावण महीनों करती हूँ, हर त्यौहार करती हूँ। कल मैं शायद मैं शिवरात्रि भी करूँगी। એટલે ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं, मेरी फैमिली में सब जात के है, मेरी भाभी हिंदू है, पारसी है, सब है, सब साथ में है। मैं धर्म जात कोई कभी मैं ऐसा नहीं मानती। पर आज मैंने आज 22 साल के बाद भी मेरी बेटी, जब से मैं केस लड़ रही थी, मेरी बेटी 7 साल की थी 2002 में, 11 साल की, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि माँ आप कहीं भी जगह पे जाओ, मैं घर पर रहूँगी। और वो पढ़ी लिखी, वहाँ 7 तक, ये हम लोग दूसरी जगह पे रहने गए 6 महीने के बाद। मैं कैंप में जाती अकेली, वहाँ बैठे रहती, सबका दुख दर्द देखती, यहाँ तक कि मैं सिविल में गई। सिविल में उस वक्त पीएम रूम तक में गई, मैंने डॉक्टर से 500 रुपया दिया, ऐसे ही मेरे बेटे का फोटो देख के मैंने बोला कि ऐसी बॉडी भी मिले तो मुझे नंबर पर फ़ोन करना। मैंने हर जगह पे पोस्टर किया। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे भरत जानी करीब, वो फिल्म प्रोजेक्शन इंजीनियर थे, उसने बहुत सारे सपोर्ट किए। यहाँ तक कि मेरे फैमिली वाले ने नहीं जितना किया उतने वो पीएम रूम तक गए, धमाल में गए, हर कैंप में साथ में गए, माना कि कोई भी ओरखीता हो, एक वो उसने सर, यहाँ तक के 4 महीना में कुछ भी होता है तो कितनी लेडीज हमारे पहचान वाले थे, उन लोगों ने अजहर नाम से, तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम थी तो उसका नाम अजय रख दिया था, और अजय का नाम से उसकी जो प्रार्थना होती थी
तो प्रार्थना भी करते थे। मैं उन सब के आज वो सारी बातें सुन के मुझे ऐसा होता है कि मैं सुप्रीम तक मैं पहुंची, मैं न्याय लिया और मैंने न्याय दिलाया, वो मुझे संतोष है। और तीसरा सेतलबाजी मेरा हमारे सबसे बड़े सपोर्टर, एक बहन की तरह थी। एक हम जितने रोए इतने ही वो रोई है, ऐसा नहीं। एक माँ, उनके भी बच्चे हैं। हम जब हम लोगों को 2002 में मिले, वो आज तक उनका सपोर्ट रहा है। कितनी बार फोन आता है, मैसेज आता है, कैसे रूपा बहन, कैसे आप, उनकी खबर अंतर पूछते हैं। पर आज एक महिला के तरीके, एक महिला की सपोर्ट करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम होती है। जब राहुल जी ने पर्जन्या पिक्चर बनाई तो राहुल जी हमारे फैमिली फ्रेंड है। वो उसने अजहर को छोटा रहा तभी से वो साथ में उसको खेलते रमते, हमारे घर वहाँ जहाँ चमन पर गुलबाग सोसाइटी में भी आए थे। उसी वक्त हम 14 तारीख को उत्तरायण थी, तो उस वक्त भी हम लोग मिले थे। तो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था, मामा जी कजिन था, उसका फ्रेंड, उससे द्वारा हमारी, तो उनको इतना बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड अमेरिका गए तो उस वक्त उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो उनको इतना बुरा लगा कि पिक्चर पूरी बना रही। यहाँ तक कि फाइनेंसर, जो पर्जन्या के फाइनेंसर, वो भी हिंदू थे, गुजरात। तो उनको रिलीज नहीं होने दिया। बहुत उन लोगों ने हम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि हम लोग आपको यहाँ रहना है। क्योंकि जब उनका प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं दे रही थी उनको, तो उस वक्त 7 साल के बाद रिलीज हुई। तो उस वक्त एक बाबू बजरंगी, तो आप जानते हैं, उसने डिसाइड किया जो कि पिक्चर कौन रिलीज करने दे। तो वाइट एंगल में बहुत सारे लोगों से मिले, नहीं होने दी। 26 तारीख का जो उसमें उनका मेरा नंबर भी है। बहुत सारे प्राइवेट संस्थान है, अपने आप कॉलेज में, स्कूलों में बहुत सारे लोगों ने पिक्चर दिखाई। यहाँ तक कि राहुल जी ने बहुत सारी सीडी भी दी, सब में बांटी। पर गुजरात सरकार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक माँ तरीके एक मैं आशा रखती थी कि चलो मैं एक माँ का बेटा मिले। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी आंदोलन किया था, थिएटर के सामने बैठे थे सब। तो सब लोग उसी वक्त से आज तक मैं जे हिम्मत है, तो मुझे यही कि मैं मेरे बेटे के लिए बहुत सारी, आज महिला दिन है तो एक महिला के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ी है मैंने बचपन से की। एक गांव की लड़की थी, गांव से पढ़ने लिखने में बहुत सारा दूसरे गांव जाने का ये, तो ये सारे मेरी मम्मी से मैंने ये किया कि बेटा मैंने शहर में उनको छोड़ा कि चलो पढ़ने के लिए जाओ, ये किया। तो आज ऐसा लगता है कि मैं माँ की सपोर्ट से, मैं एक महिला के हक के लिए, मुझे आज भी मुझे होता है कि एक लड़की के लिए जब भी कुछ कोई अलग होता है बच्चा, तो मुझे ऐसा होता है कि क्यों ऐसा होता है। एक माँ आज भी होता है कि मैं क्या करूं कि मैं किसी माँ के बच्चे से अलग नहीं होने दूं। तो बस यही है कि मैं एक महिला दिन के मैं यही कहूँगी कि एक महिला एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और जो यहाँ अत्याचार होता है कि कुछ भी छोटी छोटी बच्चियों पर, आज सूरत में तो मैंने एक बार पढ़ा था कि उसकी माँ बेटी को ले जाते हैं तो उसके हाथ में डोरी बांध के चलती है, ऐसा पेपर में आया है। तो होता है कि एक बेटी कितनी गुजरात में अनसेफ है कि एक 14 सेकंड में एक
रेप होता है कि उस वक्त बहुत सारी 2002 में मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़कियों को मैंने उस वक्त देखा था कि उनके रेप कपड़े निकाले हुए कि ये सब, तो ये तो बात 2002 की तो नहीं कह सकते, पर मुझसे पहले भी हुआ है, तो आज भी हो रहा है, तो कुछ बदला नहीं है गुजरात में। गुजरात में कहा कोई जगह पे नहीं बदला है। तो महिलाएं, आज महिला दिन के लिए मैं ये एक ही कहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। जैसे एक माँ लड़ रही है वैसे आज सब लड़ रहे हैं। महिलाएं होना एक मेरे लिए गौरव की बात, एक माँ के लिए माँ होना एक मेरे के लिए गौरव की बात है। आप अनीता कुछ बोलो, स्पीक समथिंग। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी ने एक बहुत ही गंभीर और सीरियस मुद्दा हाथ में लिया है। जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, क्राइम अगेंस्ट विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, तरह तरह भिन्न भिन्न तरह के सवालों पे ध्यान करें तो हमें ये दिखता है कि विकास के साथ, विकास के नाम पे, विकास से जुड़ा हुआ महिलाओं के ऊपर हर विकास के पहलू का एक प्रहार दिखता है। इसके सामने कानूनी पगले भी लिए गए हैं, जैसे पॉश एक्ट, लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें अमल में हैं। मगर समझने की बात यह है कि जब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन के सामने एटलीस्ट ऑन पेपर बहुत सीरियस कानून लाते हैं, गाइडलाइंस लाते हैं, ये मैंडेट किया जाता है कि वर्क प्लेस पर इस तरह की कमिटीज़ बने, इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ बने वर्क प्लेस के ऊपर, तो एक बहुत सरल समझ ये है कि जब ये कमिटीज़ बनेंगी तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। पर थोड़ा इसके ऊपर बहुत काम भी हुआ है, बहुत रिसर्च भी हुआ है, पेपर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये कमिटीज़ का गठन होना एक बहुत बड़ा खर्च है इंडस्ट्री के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर। तो इसका सीधा असर ये हो रहा है कि और भी ज़्यादा महिलाओं को कम रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को रिक्रूट करने का जो तक था वो ये था कि आप उन्हें कम पैसे में पुरुषों से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। यही तर्क है, पर इस तर्क के सामने एक कानून के लिबास में जब आप फर्म और इंडस्ट्री के खर्चे बढ़ा देंगे तो फर्म और इंडस्ट्री का एक रिएक्शन होगा। किताब में कोई चीज़ लिख देना और उसका अमल
ग्राउंड लेवल पे होना में दो अलग चीज़ है। ये प्राइवेट मार्केट है, यहाँ पे जो भी चीज़ से आप खर्चा बढ़ाएंगे वो चीज़ वो खर्चा बढ़ने के कारण को ही वो कम कर दिया जाएगा। सो ये स्टडीज़ हैं। दूसरी स्टडीज़ ये हैं कि जो नियम है उसका जो बारीकी से पालन है वो नहीं होता। जैसे इस गठन में आपके मैनेजमेंट के लोग नहीं होते, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लॉयर्स भी जो पैनल में होते हैं, इंडस्ट्री के पैनल में, फर्म के पैनल के जो लॉयर्स होते हैं, उन्हीं को इस कमेटी में रख दिया जाता है, जिसके कारण कि ये फिर एक प्रो मैनेजमेंट डिसीजन बन जाता है और इनफैक्ट एक बहुत भयंकर और फियर फोबिया फैल जाता है महिला कर्मचारियों के ऊपर कि इस तरह का कंप्लेन या इस तरह की बात वो ना करें। और जो जिन लोगों ने इस एरिया में काम किया है, हमारे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, तो ये बताते हैं और थोड़े दिनों में बहुत चमत्कारी ढंग से ये महिला कर्मचारी जो हैं वो काम छोड़ देती हैं। तो सवाल ये है कि जब तक एक समाज में कानून एक हद तक काम कर सकती है, डेफिनेटली एक सिग्नलिंग का काम कर सकती है, लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट है एक बात और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है दूसरी बात, जब तक इस चीज़ का अध्ययन अच्छे से ना हो और इसके लिए सेफगार्ड्स इन प्लेस ना किया जाए, तब तक इकोनॉमिक ढांचा, समाज का सोच, कानून से ज़्यादा ये सारी चीज़ें काम करेगी। और आंदोलन, महिलाओं अपने हक के लिए आंदोलन करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करेंगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की अगर बात करें, वहाँ भी ये चीज़ रैम्पेंट है। अभी प्रोफेसर नेहा शाह मैम ने बताया कि ये हकीकत है, हम पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। एक है बहुत लिमिटेशन यूनिवर्सिटी की, या लिमिटेशन कह दीजिए या फिर थोड़ी भूल चूक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी हैं। और इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी को हम नहीं देखेंगे, हम पूरे समाज को देखेंगे। समाज का ही एक मिरर है, पुरुष प्रधान समाज की जो इंसेंसिटिविटीज़ हैं उसी का एक मिरर है। नेशनल लेवल पे देखें तो दिखेगा आपको, वर्क प्लेस पे देखें तो दिखेगा आपको, यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो दिखेगा आपको, घरों में देखें तो दिखेगा आपको। तो डेवलपमेंट का मॉडल अगर यही रहेगा तो एक तरफ आप महिलाओं का रोल, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, हम चांद पे पहुंच गए, हम इधर पहुंच गए, हम उधर पहुंच गए, वो एक पहलू है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और दूसरी तरफ उन महिलाओं से या उन्हें जो फॉलो करती है उन महिलाओं से बाहर का काम, घर का काम, हर तरह का काम, एक एक्सपेक्टेशन हो गया, एक जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन। आप पैसे भी लाएं, आप घर का भी पूरा काम करें और आप वही ट्रेडिशनल सेटअप में रहें। और जितना ज़्यादा हम ट्रेडिशनल प्रिय हो रहे हैं हर दिन के साथ, तो मैं तो कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ क्लास में कि देखिए, एक तरफ इतना एक लिबरलिज्म और एक मॉडर्निज्म की बात है और दूसरी तरफ एक प्रवाह है जहाँ पे हम जो प्रोग्रेसिव नहीं है उस तरह की विचारों को भी लेकर हम बहुत सरलता से खुश हैं। तो शायद अगर एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म बहुत ज़ोर शोर से ना आए तो शायद हम फिर से एक बार सती प्रथा को ग्लोरीफाई करते दिखेंगे ट्रेडिशन के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत दूर लगती हैं, लेकिन रिग्रेसिव जब समाज हो जाता है तो बहुत समय नहीं लगता कि ये सारे मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, स्ट्रगल्स, महिलाओं के स्ट्रगल्स, ये जैसे कि अब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, बहुत फैशन में नहीं है, थोड़ा साइड में रख दिया जाए और बाकी जो प्रवाह है, जो ज़्यादा पकड़ बना के रखा है उसके तहत, क्योंकि दिखा स्टडीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न महिलाएं बहुत ज़्यादा टेम्पल ओरिएंटेड, मंदिर ओरिएंटेड, व्रत ओरिएंटेड,
ट्रेडिशनल श्रृंगार ओरिएंटेड एक बहुत भयंकर लेवल पे होती जा रही हैं। तो जब हम एक तरफ पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में ये सारी बातें, डिबेट्स, डिस्कशन छोड़ देते हैं, तो बचता यही है जो डोमिनेंट नैरेटिव बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स हमें परोसता है, वही चीज़ रहता है और वही हम इंटरनलाइज करते रहते हैं और यंग लोग उसी को देख के आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम वो इस तरह की बातें, चर्चाएं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ना करें, महिलाओं का जो संघर्ष रहा है उसकी बात हम ना करें, तो हम बस एक बॉलीवुड के नैरेटिव में जाते जाते हम सती को ग्लोरीफाई करके हम बहुत विकसित हो जाएंगे। तो शायद ये सारी गंभीर बातें हम बहुत गंभीरता से सोचें, क्योंकि ये हम सब की माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं और हम सब हैं। बस, थैंक यू। ये रिवीजन है। सबको नमस्ते। एक्चुअली बहुत सारी बात हुई, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि इस अवसर पर अभी भी बहुत सारी बातें होनी बाकी है और होनी भी चाहिए। रूपा बहन की बात सुनकर मुझे तो कोई शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कैसे आगे मैं अपनी बात बताऊं, लेकिन मुझे 2-3 बातें बतानी है इन सब बातों को सामने रखते हुए। सबसे पहले नेहा बहन ने जो बात बताई कि स्कूल कॉलेजेस में क्या सिचुएशन है, मैं अभी अभी असेंबली सेशन हमारा ख़त्म हुआ तो बहुत सारे डेटा अखबारों में आ रहे हैं और अखबार पढ़ते तब लगता है कि बहुत सारी लड़कियों का ड्रॉप आउट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। ये कोरोना के बाद हाथ धोने के लिए पानी, सैनिटाइज़र, ये सब तो बहुत दूर की बात है, गर्ल्स टॉयलेट ही नहीं है। और हमारे सर्कल में, मेरे फैमिली सर्कल में, हम यहाँ सब मिलके जो काम करते हैं, ये सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि गर्ल्स टॉयलेट ना होने की वजह से लड़कियाँ पानी कम पीती है और उसकी वजह से उनको बहुत सारे डिसीज़ हो रहे हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो जाना या किडनी रिलेटेड इश्यूज़ होना या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होना, टॉयलेट ना होने की वजह से महीने में 3-4 दिन स्कूल ना जा पाना। तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है। ये जो रनीता दीदी ने जो बात बताई कि हम लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है गर्ल्स एजुकेशन पर और गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट भी इसी वजह से बहुत बढ़ रहा है। शायद हमें लग रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, एजुकेशन एक्सपांड हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही हार्श है और गुजरात में सबसे ज़्यादा जिसे हम लोग डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं, वहाँ पे गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। रूपा बहन की बात सुनकर मुझे एक ही बात याद आती है कि 2002 से शुरू करके हम लोग आज कहाँ पे पहुँचे हैं। द्वारिका नाथ जी यहाँ पे बैठे हैं, वो काफ़ी बार ये बात बताते थे कि 2002 में जो शुरुआत हुई, हम लोग कहाँ तक देखे, पाटन पीटीसी कॉलेज तक हम लोगों ने देखा कि क्या हो सकता है, हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। पाटन पीटीसी कॉलेज के बाद पारुल यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट हो, नलिया का सेक्स रैकेट हो, और ये तो सिर्फ गुजरात के इंसिडेंट मैं बोल रही हूँ, लेकिन अभी जो हमारे रेसलर्स जो मूवमेंट कर रहे थे उनकी बात हो या फिर उन्नाव की बात हो, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहे। हर रोज़ ऐसे इंसिडेंट्स बन रहे हैं तो उनको रिकलेक्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। हमारी सेंसिटिविटी भी, खुद मेरी सेंसिटिविटी भी ऐसे इश्यूज़ के साथ मुझे लगता है कि कम हो रही है, इतने कॉमन ये इश्यू हो रहे हैं। तो जो चीज़ों को, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो 2002 में हम लोगों ने देखा, वो एंटी वीमेन फॉर्म लेकर आज हमारे रेसलर की मूवमेंट तक पहुंच गया है कि डायरेक्टली रेपिस्ट को स्टेट का सपोर्ट हो,
स्टेट का प्रोटेक्शन हो, उस जगह पे हम लोग आके आज रुके हुए हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये सारी बातें हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर ना होना, गर्ल्स टॉयलेट ना होना, गर्ल्स टॉयलेट हो तो पानी ना आना, पानी आ रहा हो तो गर्ल्स टॉयलेट में दरवाजा ना होना, और ये जो सारे एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा नहीं है कि गुजरात के या हमारे देश के गाँव के स्कूलों में है, रूरल स्कूल्स में है, ऐसी बात नहीं है। मैं अहमदाबाद में ही पली बड़ी हूँ और अहमदाबाद के टॉप मोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं पढ़ी हुई हूँ। वहाँ के टॉयलेट की भी सिचुएशन मैंने ऐसी ही देखी है। मतलब पानी आना वो तो एक लग्जरी की बात है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के गर्ल्स टॉयलेट की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे पानी आना वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है। वो नीट एंड क्लीन टॉयलेट होना, डस्टबिन होना, वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है। गुजरात यूनिवर्सिटी जहाँ प्राइवेट कोर्सेज भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, लैक्स ऑफ रुपीज जहाँ पे फीस है, ऐसी जगह पर भी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में भी ये सिचुएशन होती है। तो ये बेसिक नेसेसिटी की बात है। मतलब हम लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस स्ट्रगल को। मतलब पुरुषों के समान वेतन होना। हाँ, बात सही है। कभी कभी हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए असेंबली में जाते हैं, मतलब किसी लीडर्स को, एजुकेशन मिनिस्टर को मिलने के लिए जब सचिवालय जाना होता है, तब वहाँ के टॉयलेट्स देखकर मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल कॉलेज के टॉयलेट ऐसे कब बनेंगे। मुझे सच में ऐसा लगता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब पानी होना, दरवाजा होना, दरवाजा भी होना चाहिए। मतलब एक बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन बीजे मेडिकल कॉलेज का एक इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ बाथरूम के ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल में बाथरूम के ऊपर सीलिंग नहीं है, तो लड़कियों के वीडियो बनाए जाते थे। तो ये बीजे मेडिकल जैसे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, जो देश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेजों में जिसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं, अगर वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते हो तो आम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मतलब कैसी सिचुएशन हो सकती है हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये 100 साल हमारे संघर्ष के खत्म हुए, 100 साल से भी ज़्यादा, आज शायद 113वां इंटरनेशनल वीमेंस डे हम लोग कल मनाएंगे। लेकिन पुरुष के समान वेतन, बाल मजदूरी का अंत और राइट टू वोट, ये सारी बातें तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी की बात है, मुझे लगता है कि हम शायद समय के साथ आगे गति करने के बजाय मुझे लग रहा है कि हम लोग पीछे की ओर जा रहे और पीछे की ओर जा रहे। सिर्फ जा नहीं रहे, हमें पीछे की ओर धक्का मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर हमारी यही प्लेज हो सकती है। बहुत सारे लोग मनाते हैं इसे। मतलब कुकर की एडवर्टाइजमेंट भी इंटरनेशनल वीमेंस डे के साथ हो सकती है। एक मतलब विंटर लोशन क्रीम या आपको गोरा बनाने वाली क्रीम भी इंटरनेशनल वीमेंस डे को सेलिब्रेट करती है। कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रगल की बात जो है, जो अभी भी जो खुद बताता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, इस दूरी को खत्म करने के लिए आज से अगर हम गिनती शुरू करें तो भी अभी हमें और 200 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्राउंड रियलिटी की जो बातें हैं और ये जो रेप, गैंग रेप, ये जो बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी एक जो नया फिनोमिना जो बढ़ रहा है, ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑनलाइन एब्यूज जो हो रहा है आफ्टर कोविड, ये बहुत बढ़ रहा है। और ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद मतलब ये सारी बातें तो और डिटेल में होनी चाहिए, लेकिन कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद महिलाओं के साथ ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज बढ़ रहा है, ये सारे जो नए क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के बदलते हुए हमारे सामने आ रहे हैं, और पुराने सवाल जो अभी डटकर हमारे सामने खड़े हुए हैं, मुझे लगता है इन सारे सवालों की चर्चा करते हुए ही हम लोग सही तौर पर कल का जो दिन है उसे मना सकते हैं। बस इतनी बात है।
मुझे तो लगता है कि ये चर्चा चालू ही रहना चाहिए, ताकि जितना चर्चा चालू रहेगा हम कितने वो कॉफिन से निकालेंगे बातें को, मतलब कितना निकलेगा। तो ड्रामा वाले भी थक जाएंगे। ड्रामा तो इब्सन का प्ले तो था ही, तो आप जानते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्ले भी लिखे गए हैं, नाटक भी लिखे गए हैं। साहित्यकार नाट्यकार तो करते ही रहते हैं, कलाकार भी करते रहते हैं, लेकिन कमर्शियल फोर्सेस जो है, प्रॉफिट बनाने वाले जो हैं उनकी, और रिलीजियस फंडामेंटल्स जो हैं वो ज़्यादा ताकतवान हो चुके हैं। मैं कभी आजकल काफ़ी जगह पर घूमता रहता हूँ। मैं कड़वा चौथ जो है ना आजकल देखता रहता हूँ। कभी कभी इसका जो है एक शायद सूरत की बात मैं करूँ तो एक समय में एक कपड़ा दिया जाता है, फैक्ट्री से तैयार कपड़ा, शायद वो कलश यात्रा है ना क्या था, उसको पहन के 100-150 को दिया जाएगा कि तरफ का साड़ी पहनेंगे, कलश लेंगे और चलते चलते जाएंगे। और ये साड़ी उनका परमानेंट हो गया, या ले जाते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन ये आजकल इस तरह का यात्रा मान लीजिए शायद महीने में हर बार होता है। ऐसा नहीं कि जो कड़वा चौथ के टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है, हर बार होता है। मैं बीच में छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में और रायपुर में वही चीज़ देखा मैंने, वही गुजरात स्टाइल, वैसे ही कपड़ा, एक कलर में साड़ी में 3 शेड है, वो झूल का वो एक शेड होगा, पीछे का शेड होगा। कभी अच्छी मतलब शायद सूरत में ही बनता होगा, वो बनता है। और इसी से अपने जो पति लोग जो भी होते हैं तो शायद गौरव भी लेते हैं, और बहनों को भी, और पता नहीं ये सदस्य के भी जाना और इसमें ज्वाइन करना। तो मुझे सवाल आता है कि हम लोग कहाँ हैं, वेयर वी आर। तब मुझे सवाल आता है, कभी कभी बड़ा विषाद हो जाता है, दुखी हो जाता है। हम टच नहीं कर पा रहे लोगों को, हम इससे मुक्त होने के लिए ये नहीं कर पा रहे। अभी जो रैनीता मैंने श्रृंगार का जो बात है, राइटिस्ट पॉलिटिक्स में, राइटिस्ट आइडियोलॉजी जब पावर में आ जाते हैं तो श्रृंगारता भी बढ़ जाती है। पेट्रियर्की की बात तो एक बड़ा एकेडमिक बात हो जाए, पेट्रियर्की के अंदर ही फिडलिस्टिक बात ही है, दैट इटसेल्फ इज फिडलिस्टिक। ये तो इमांसिपेशन की बात है नहीं, इसमें डेमोक्रेसी की बात है नहीं है। डेमोक्रेसी सेकुलर होता है, साइंटिफिक होता है, रीजनिंग होता है, ह्यूमन का पोजीशन ज़्यादा होता है। लेकिन पेट्रियर्की इटसेल्फ इज टोटलिटी में यही बढ़ते जा रहा है। अभी तो पूरा एक राइटिस्ट का जमाना है। मैं जब शुरुआत किया अभी, वो भी झंडा लगा रहे, झंडा सब सिलाई कर रहे हैं। फिर इन्हीं ने बताया कि हम तो जब इलेक्शन आता है तो हम कांग्रेस का झंडा भी सिलाते हैं और भी झंडा सिलाते हैं। तो वो अभी बहनों जो हैं, शहर में जो बहनों हैं, उनको तो मैं बोला कि ये हम तो वर्किंग वुमेन अगर इनकम अगर करती हैं तो इमांसिपेटेड हो जाएंगी। ये मेरा एक सवाल है, डिस्कशंस तो होनी चाहिए। क्या सचमुच का इकोनॉमी इंडिपेंडेंस क्या मुक्ति का भावना देता है? क्या पैसा हाथ को आ जाने के बाद हो जाता है? लेकिन मैं देखा हूँ पैसा तो पुरुष ही ले जाते हैं घर में, बस हो गया। क्या लाना नहीं लाना है पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। उसको लेके झगड़ा झगड़ी होता है, क्या होगा नहीं होगा। और सब पुरुष ही साथ गांठली जो है वो बांध के वो ले आते, ले भर, क्या बोलते इसको, सुतली भर, इसमें भरो, सारा दिन खाना भी बनाओ, इसको भरो, खाना भी बनाओ। उसके बीच में औरतें तैयार होती हैं, काफी इकट्ठा करेंगे, 1 लाख अगर देंगे तो उनको इतना पैसा मिलेगा। तो विद इन वुमेन भी एक प्रकार का जो एजेंट्स, जो वुमेन को शोषण करने के एजेंट भी आ जाते हैं, वो भी हो जाता है। तो वुमेन को सपोर्ट करेंगे ऐसा भी बात में है नहीं है। तो ये तो सासू बहू की बात तो हम खाली एक प्रकार का ट्रेडिशनल बात हो गया। लेकिन समाज के अंदर में इकोनॉमिक इस तरह का मैं जिस सूरत में जो देख रहा हूं, मैं डायमंड में भी देख रहा हूं, ये बड़ा बहुत ही करुण है। वुमेन को भी अभी रैली में लाना, प्रोग्राम में लाना इम्पॉसिबल, अभी प्रोग्राम में नहीं आते हैं। हाँ, अगर आप वो कड़वा चौथ करवाएंगे और साड़ी वाड़ी देंगे तो अच्छे संग से आ जाएंगे। साड़ी देने का प्रक्रिया तो शायद शंकर सिंह वाघेला ने शुरू करवाया था और वो सिलसिला काफी लंबा जारी है। सूरत में साड़ी दे दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये वाली जो बात है फैल रही है, और महिला भी आज जो पावर में है, जो पार्टी पावर में होता है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। पहले महिला को छोड़ते हस्बैंड लोग, महिलाओं को हस्बैंड लोग इसी मुद्दे में यूज करते हैं। मैं कहता हूं, मैं ये बहुत बड़ा एक बड़ा खतरनाक चीज है। हस्बैंड लोग यूज करते हैं
बेशरम, आज चाहे जो रूलिंग पार्टी इसका है, कल और रूलिंग पार्टी कोई अगर उसके पीछे दौड़ेंगे लोग, यही हो रहा है। हमारा जो काम हमको जो करना चाहिए, और ये हम थोड़ा बराबर कर नहीं पाते हैं। हमको बहुत काम बाकी है, और इस काम को बढ़ाने के लिए झरना बहन आ गई हैं, और झरना बहन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं झरना बहन को स्वागत भी करता हूँ फूल के साथ। रनिता का भी बाकी है, मतलब फूल तो कम है, लेकिन क्या करूँ, सबको मुझे करना चाहिए था। और ये रनिता बहन को मैं ये कर रहा हूँ, ये झरना बहन के साथ हमारा पुराना संबंध, ये तो आवाज़ में, उन तो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर झरना बहन है, लेकिन आवाज़ में काम करती हैं। जहाँ इला बहन, जहाँ पाठक हम जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती, उनको सब हम तो याद ही करते हैं उनको। उनकी क्या कहूँ, पुत्र वधू कहूँ मैं कहूँ क्या, तो पेट्रियट की सोसाइटी में आप लोगों का ऐसा नाम ही है। ठीक है, वहाँ आवाज़ में काम करती है। ठीक है, आप इला बहन, ये सर, ये झरना बहन ना इला बहन तो हमारे यहाँ तो थे ही। अभी हमारा देखो, આજે હું સવારથી મીનાક્ષીબેનની વટ ખાઉં છું. પણ મેં તો આજે ખાધી, એટલે હું તો એના ઉપર જ બોલીશ. મહિલા તરીકે બોલવું હોય તો हाँ हिंदी में या मैं अपने अनुभव की बात करूँगी, और उससे शायद एक महिला की लाइफ के बारे में हम उस तरफ प्रकाश डालेंगे. पता नहीं कितना रेलेवेंट होगा, लेकिन लेट्स बिगिन. एक ओडिशा के छोटे से गांव में बड़े हुए. घर में उस समय लगता था कि घर का माहौल बहुत लिबरल है. पिता माता दोनों वकील, घर में ऑफिस, 7 जनरेशन वकील, यानी दादा नाना वॉटेवर सारे वकील. तो और माँ बाप का ये भी था कि बेटी भी वकील ही बनेगी, यानी पढ़ाई का माहौल घर में था. स्वभाव भी थोड़ा वकीलों जैसा था, आर्ग्यूमेंट करने का, कभी किसी की बात ना सुनने का, और घर की बड़ी तो थोड़ा दादागिरी का नेचर. और घर में बड़े होने से वो जो छोटों के ऊपर जो दादागिरी, वो थी. उसके बाद बड़े हुए, पढ़ाई की. जो पिता ने बोला पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ा. और टाइम आया तो शादी हो गई, क्योंकि ये सारा चीज़, पढ़ना, बड़े होना, पढ़ाई करना और शादी करना, वो रूटीन में है. तो ये हुआ. लेकिन ये होते होते जो मैं वहाँ पे समझी वो ये कि आप अमुक टाइम के बाद घर से बाकी सब नहीं निकल पाते थे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सो कॉल्ड, आज मैं बोलती हूँ कि पिता मेरे थोड़े, माँ मेरी थोड़ी खुले दिमाग की थी, तो और अहमदाबाद की बेटी थी, तो शायद मैं निकल पाती थी. सारे स्कूल कॉलेजेस की पिकनिक्स में मैं अटेंड की हूँ, और बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पूछते थे कि उन फलाने की बेटी है तो तुम जाओगे. तो उस छोटा सा माहौल में मैं बड़ी हुई. तो वो वहाँ से हम चल के अगर कॉलेज भी चलें पैदल, तो हर दूसरे मोड़ पे पान का गल्ला, और पान के गल्ले में 2 लड़के जो शायद नौकरी ढूंढ रहे होंगे, तो उनका कमेंट पास करना उनका. और संबलपुर के एक नामी वकील की बेटी, तो वो देवधर ट्रॉफी देखने जाए तो भी पता चलता है कि बेटी गई है देखने. तो वैसे सिचुएशन में कमेंट सुनना, दैट वाज अ रूटीन. तो कभी इस पे एहसास नहीं हुआ कि स्टेयरिंग, स्टॉकिंग,
कमेंट करना दैट इज अनयूजुअल, माने ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सवाल नहीं आया। लेकिन अंदर कुछ होता था, लेकिन वो कभी क्योंकि बड़ी और ऐसे तो किसको बोलोगे, तो माँ को बोल के चुप रह जाते थे। फ्रेंड्स को बोला तो फ्रेंड्स ने बोला कि ज़्यादा टिक टिक नहीं करने का, सिर नीचे रख के जाओ और वापस आओ। तो फ्रेंड्स भी यही करते थे। तो उस माहौल में मैं बड़ी हुई थी। फिर शादी करनी है करके, शादी करनी है नहीं, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, और वो जो पीरियड होता है जब बेटी की शादी करनी है करके माँ बाप भेजते हैं, उसमें मैं भुज आई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास। भुज में ऐसा माहौल कि कोई भी अनजान इंसान आपको देखेगा तो स्माइल देता था। तो वो स्माइल को मैं स्माइल की तरह मैं नहीं लेती थी, मैं सोचती थी वो इंसान मुझे देख के हंस रहा है, और that I used to perceive it as violence, which was not, it was a innocent smile. तो वायलेंस ये करता है, वायलेंस करता है, एक तो इतना आपको यूज टू कर देता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, और जब कुछ होता नहीं है, जब सिचुएशन इज रिलेटिवली हेल्दी, आपको लगता है कि मैं ही विक्टिम हूँ। वायलेंस ये करता है, वो समझ में उस समय आया। और फिर इलाबेन के घर पे मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इलाबेन को तो आप जानते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं, बट उनको देख के मुझे लगा कि जैसे मैं बड़ी हुई थी उससे ये अलग घर है। सबसे पहले वहाँ पे एक पूजा का था, वहाँ पे मुझे लगा कि कौन से ईश्वर को ये पूछते होंगे। जो खोल के देखा तो वहाँ पे रफ़ी और मन्ना डे की कैसेट्स थी, तो वो घर था। वो उनका घर, उसमें कौन सा ईश्वर, कौन से रिलीजन, लड़का लड़की में फ़र्क, ये मैंने घर में नहीं देखा है। कोई अगर हाउस हेल्प ना आए तो मेरा कलिन यानी इलाबेन का बेटा झाड़ू उठाने में भी 2 बार सोचता नहीं है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उसने भी रेसिपी का डायरी मेंटेन किया था, जो मुझे बहुत ताज्जुब लगता था कि मैंने मेरे पिता को, कहाँ पे चम्मच है वो भी मेरे पिता को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये इस इंसान को आता था। तो ये मेरे लिए नया था। तब भी इलाबेन बोलते रहे मुझे कि आवाज़ से जुड़, और मैं जो कि जन्ना वोरा थी, वो कभी इलाबेन की बात नहीं मानी। मैं बोलती रही कि आपसे मेरी पहचान मुझे नहीं करनी है, पता नहीं क्यों नहीं जोड़ना चाहती थी, बट इट वॉज शेयर जस्ट आउट ऑफ रिवोल्ट, आई रिवोल्टेड, जिसका कोई कारण नहीं था। शायद मैं नहीं करती तो शायद बहुत कुछ सीख पाती। तो अब है मीनाक्षी बेन जैसे लोग जिसकी डांट सुनूंगी और चलूंगी। तो बट देन 2002 में राइट्स हुए, और राइट्स में मैंने कुछ देखा जो मैंने मेरी गली में संबलपुर में नहीं देखा था, जहाँ पे एंटर होते ही मारवाड़ी का घर, मुस्लिम का घर, हमारा घर और उड़िया का घर, हम वो गली में हम 4 घर, लेकिन वो नहीं देखा मैंने। लेकिन राइट्स में मैंने कुछ अलग देखा। और फिर उसके बाद कंधमाल राइट्स हुए। तो कंधमाल राइट्स में मैंने इलाबेन को बोला कि मैं आपको हेल्प करूँगी। ओरिया वॉज अ स्ट्रेंथ, जो कटकी भाषा नहीं आता था, लेकिन आई वॉज द ओनली, मैं क्या बोलूँ, मैं एक ही चीज़ मेरे पास था, वो था ये भाषा का नॉलेज। और इलाबेन के साथ वो कंधमाल राइट्स में हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे, और उस समय रिहेबिलिटेशन कैंप में मैंने विमेन का और उनकी हालत देखी, और उसके बाद उनका स्टोरी, एंड देन पॉलिटिकल बॉसेस क्या करते हैं ड्यूरिंग राइट्स, वो सब देखा। देन आई थॉट दैट आई वॉज लिविंग इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे आवाज़ में जुड़ना, आवाज़ के साथ काम करना शुरू किया। टिल दैट टाइम आई थॉट कि मुझे कभी इनइक्वालिटी का एहसास नहीं हुआ है ना। मेरे परिवार वाले तो सब बहुत लिबरल हैं, माने परिवार मैं मेरे पिता माता की बात कर रही हूँ, बहुत लिबरल है।
अब सवाल उठाना शुरू किया कि लिबरल का मतलब क्या, कितने हद तक को लिबरल बोला जाता है, उसके बाद अगर कुछ करो तो लिबरल है. डू आई हैव अ चॉइस ऑफ मेकिंग स्टार्टिंग माई फैमिली? डू आई हैव अ चॉइस ऑफ इवन थिंकिंग कि मुझे बच्चा चाहिए या नहीं, है ना? तो वैसी सारी बातें ये तो मेरी शादी के बाद मुझे पता चली. और शादी के बाद क्योंकि पीएचडी करना था, उसके बाद आगे पढ़ना था, तो और हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हमें बच्चा नहीं चाहिए. बट मेरी माँ कुछ तो वो समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या सोच रही. तो 2 साल तक खटपट चलता रहा. माँ नहीं समझी है आज तक, लेकिन 6 महीने में समझ गए थे. 11 ने माँ को समझाया था कि बेटी और बेटा 14 साल के बाद एडवाइस देना छोड़ दीजिए, उनकी लाइफ है, उनको जीने दीजिए. लेकिन वो लिबरल फैमिली जिसको मैं लिबरल बोलती थी, वो भी एक हद तक के लिबरल हैं. तो वो जो आप जब पढ़ाई कराते हो बेटी का, आप जब उसको दुनिया दिखाते हो, तो जो लाइफ के चॉइसेस हैं वो किस हद तक लेने का उसको फ्रीडम है, वो शायद मैं 11 के यहाँ सीखी. और वहाँ से 11 का काम को जाना, और उसके बाद मैंने 11 का सारा काम पढ़ा. तब तक मैं 11 के बारे में सिर्फ दूसरों से सुनती थी, लेकिन आई नेवर कुड इंटरनलाइज इट. देन कम्स द पीरियड जब आप अपने समाज में आसपास में वायलेंस होते हुए देखते हो. तो वो जब वायलेंस होता है, आज हम स्टॉकिंग की बात करते हैं, आज हम स्टेयरिंग की बात करते हैं, वर्क प्लेस हेरेसमेंट की बात करते हैं. एंड देन आई रिफ्लेक्ट कि भाई 20-25 साल पहले क्या था. वो सब वॉज इट सो नेचुरल, सो नॉर्मल? इट वॉज नॉट. तो फिर वो सारी लड़कियां, कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने काम ससुराल में रह के काम का ऑप्शन ही नहीं सोचा होगा, है ना? तो वो सारे ड्रॉप आउट्स के बारे में सोचना समझना शायद तब शुरू किया. एंड सो इन विमेन्स डे आई वुड लाइक टू रिमेंबर ऑल दोज विमेन हु हैव मेड आवर लाइफ रिलेटिवली इजी. कि आज हम यहाँ बैठ के शायद पान खाઈને પદ્મશ્રી કહીએ કે વાતો કરીએ છીએ, પણ જો આ લોકો આટલું લેવલ ઊંચું ન કર્યું હોત તો કદાચ કંઈ જ ન કરી શક્યા હોત ને વન અમંગ મેની થઈને રહી ગયા હોત. ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ. આવી જાઓ. यहाँ आज यहाँ हम टेलीकास्ट यहाँ से हम का चर्चा खत्म करते, बाकी डिस्कशन चालू रहेगा. नमस्ते.